स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। नमस्कार मित्रांनो, गेल्या आठवड्यात भारताच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेमध्ये जो काही एका वर्षाचा वित्तीय बजेट असतो तो सादर केला मित्रांनो। तर त्या बजेटवर म्हणजेच ते बजेटचे जे काही ठोस मुद्दे घेऊन प्रणितीताई शिंदे यांनी जो काही भाषण केलेलं आहे मित्रांनो, अतिशय खूपच छान भाषण केलेलं आहे। तर तुम्ही पाहू शकता पुढे व्हिडिओमध्ये त्यांनी कशा प्रकारे मुद्दे मांडलेले आहे मित्रांनो। हम भारत के लोग, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इन 4 शब्दों में भारत की ताकत और महानता छुपी है। न कोई जात, न धर्म, न भाषा, न पहराव, सिर्फ हम भारत के लोग। इसी में ही हमारी पहचान है और इसी में हमारी गरिमा बसी हुई है। पर पिछले कुछ सालों में इस पहचान को, इसी ताकत को धर्म की राजनीति से कमजोर बनाया गया है। आज 2024 के बजट पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं और पूरा विश्व ये मानता है कि कुछ शतकों पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उस समय जीडीपी और इस प्रकार की चीजें नहीं थी, पर भारत इकोनॉमिकली और कल्चरली विश्व की एक महाशक्ति थी। और हम ये भी जानते हैं कि भारत में शूरवीरों की कोई कमी नहीं थी और इसी में हमारी गरिमा बसी हुई है। पर पिछले कुछ सालों में इस पहचान को, इसी ताकत को धर्म की राजनीति से कमजोर बनाया गया है। आज 2024 के बजट पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं और पूरा विश्व ये मानता है कि कुछ शतकों पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उस समय जीडीपी और इस प्रकार की चीजें नहीं थी, पर भारत इकोनॉमिकली और कल्चरली विश्व की एक महाशक्ति थी। और हम ये भी जानते हैं कि भारत में शूरवीरों की कोई कमी नहीं थी। बावजूद इसके मुट्ठी भर हमलावरों ने हमें कई बार लूटा और न सिर्फ लूटा, हमें सैकड़ों साल गुलाम बनाया रखा। ऐसे क्यों हुआ? पहले मुगल, फिर अंग्रेज ने भारत पर राज किया। ये वो कर पाए क्योंकि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी सिर्फ एक बात की थी और वो सामाजिक एकता थी। धन, दौलत, ताकत कुछ मुट्ठी भर राजाओं और समाज के ठेकेदारों के पास थी। 90% समाज प्रताड़ित था और मैं ये कहूंगी कि जानबूझकर इन्हीं समाज के ठेकेदारों के द्वारा देश गरीब रखा गया था। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मुझे ये उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही दुनिया की पहले नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, क्योंकि इसके प्रगति की मजबूत नींव स्वतंत्रता के बाद के सरकार ने रखी थी। पर इसी के साथ आज हम सामाजिक तौर पर जात, पात, धर्म की शाखाओं में बिखरते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है। पैसा और सत्ता कुछ चंद ठेकेदारों के पास संचित हो रहा है, या मैं ये कहूंगी कि सत्ता की लालसा में ऐसा करवाया जानबूझ के जा रहा है। मेरी ये सब बातें कहने का तात्पर्य यही है कि समाज की प्रगति सिर्फ मजबूत इकोनॉमी से ही नहीं, समाज की एकता में है और हमें इतिहास में हुई गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। बीजेपी पिछले 1 दशक से सत्ता में है, पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी के जंजीर में जकड़ी पड़ी है, रहने के बावजूद जिंदा है, जिंदा ही नहीं सारे विश्व में अपना डंका बजा रही है, वो खतरे में कैसे आ सकती है? पर फिर सोचने पर मुझे महसूस होता है कि बीजेपी और उनकी नीतियां की वजह से हिंदू खतरे में है। एक नदी के बहाव की तरह बहती चली आ रही हमारी हिंदू संस्कृति है। सामने आने वाले हर कट्टरता के पहाड़ों को काटते हुए, हर पत्थर के सेंध लगाते हुए वो बह रही है। उसके बहाव को ना कोई तलवार काट सकती है, ना ही कोई पहाड़ रोक सकता है। पर आज दुर्भाग्यवश उसी नदी के बहाव
रोककर कट्टरता में ढालने की कोशिश की जा रही है और मैं समझती हूँ कि यही भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए गए संविधान के बदौलत पिछड़े और दलित वर्ग को आरक्षण के जरिए समाज में स्थान और सम्मान मिला, पर आज वह आरक्षण भी इनके नजरों में खटक रहा है। इसीलिए सभी सरकारी और निम्न सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करके इनडायरेक्टली आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन इस सच्चाई को नहीं झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। पर फिर भी जनता की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के प्रश्न इस सदन में समक्ष पेश करूं। अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान किसान सम्मान योजना के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। पंतप्रधान किसान योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 2,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। 2,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन 18% फर्टिलाइजर्स के साथ पे उनको जीएसटी के माध्यम से देना पड़ता है। एक किसान एक साल में कम से कम 1 लाख के फर्टिलाइजर खरीदता है, तो आप 6,000 रुपए देते हो लेकिन 18,000 उनसे लेते हो। ये किस तरह की नाइंसाफी हुई उस किसान पे? आप मजाक उड़ा रहे हो उस किसान का। 6,000 रुपए देते, 18,000 रुपए जीएसटी के माध्यम से लेते हो। जब यूपीए की सरकार थी तब फर्टिलाइजर 1,000 रुपए से जीएसटी एग्जेम्प्ट की गई थी। मेरी मांग है कि 2,000 रुपए के जो अमाउंट है, जो 6,000 सालाना मिलते हैं, वो बढ़ा के 12,000 किए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान योजना, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 50,000 लोग इस योजना से वंचित है क्योंकि इसको अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। जब वो मंत्रालय में जाते हैं और पूछते हैं हमारी योजना को अप्रूवल को क्या हुआ, वो कहते हैं कि दिल्ली जाके पूछो, हमें नहीं पता है।